रविंदर, तेरी क्लास कौन सी है? फिफ्थ। फिफ्थ। किसकी तैयारी कर रहा है? नवोदय। नवोदय क्या? हाँ। तो आज तो अब क्या समझ नहीं आया है? औसत। औसत। अब तुझे औसत में समझाऊं तो गा, पर मेरा मन कर रहा है कि तेरे जैसे और भी नन्हे मुन्ने हैं उन सबको समझा देता हूँ। तो मैं उस बोर्ड पर ले चलता हूँ तुझको, ठीक है? वहां से समझाता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। औसत की प्रश्नावली करने से पहले, सवाल निकालने से पहले औसत शब्द को समझते हैं। औसत का अर्थ क्या होता है? औसत का मतलब होता है बीच का, या मध्य भी कह सकते हैं। अब इसको सवाल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखो। मान लो आपको पापा जी हर रोज 10 रुपए देते हैं, ठीक है? पहले दिन 10 रुपए दिए, दूसरे दिन 10 रुपए दिए, तीसरे दिन 10 रुपए दिए, चौथे दिन 15 रुपए दे दिए मान लो। फिर 10 रुपए, फिर आपको दे दिए 12 रुपए, फिर आपको दे दिए 8 रुपए, फिर आपको दे दिए 5 रुपए, केवल 5 ही। फिर 10 रुपए दे दिए, फिर 10 दे दिए। अब आपसे कोई पूछे कि आपके पापा आपको कितने रुपए देते हैं रोज, अब आप यूं भी नहीं कह सकते कि हर रोज 15 रुपए देते हैं, नहीं देते, एक दिन दिया था। चलो मान ले किसी और दिन 15 दे दिए हों, है ना, तो भी आप ये नहीं कह सकते कि 15 रुपए देते हैं। और आप यूं भी नहीं कह सकते कि 8 रुपए देते हैं। तो अगर औसत में बात करनी हो, कभी 10 दे दिए, कभी 12 दे दिए, कभी 8 दे दिए, कभी 7 दे दिए, कभी 14 दे दिए, कभी 6 दे दिए, कभी 10 दे दिए, कभी 11, कभी 9, यूं देते हैं। तो अपने किसी एक संख्या बतानी पड़े कि रोज कितना देते हैं, एक औसत निकाल दिया, मतलब बीच की राशि, तो वो है 10 रुपए। क्योंकि आपको सर एक दिन 15 दिए थे ना, तो एक दिन 15 दिए थे तो एक दिन 5 भी तो दिए थे ना। समझ में आ रही है? तो इस दिन मान लो 5 फालतू दिए थे, इस दिन 5 कम भी तो दिए थे। अब आपको एक दिन 8 दिए थे, तो एक दिन 8 दिए तो एक दिन 12 भी तो दिए थे ना। तो वो 2 रुपए फालतू दिए, इधर 2 रुपए कम दे दिए। कुल मिलाकर बात यह है कि आप यूं कह सकते हो कि रोज 10 रुपए देते हैं, ठीक है? यूं कह सकते हैं। तो बीच का जो संख्या वो औसत उसको बोलते हैं, ठीक है? अभी निकालने का सूत्र क्या है? इनका योग, राशियों का योग बटा इनकी संख्या, बस इससे औसत निकल जाता है। ये औसत का सूत्र बन गया। तो योग कर लो इनका योग। 15 और 10 25, 10 35, 10 45 और 15 60, 10 70, 80 और 82, 82 और 8 90, 90 और 5 95, 95 और 10 105 और 10 115। अब 115 को कितनी हो गई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 से भाग दे दो। तो 11 से भाग दें तो कितना आ जाएगा? 11 1 का 11, 5 भाग नहीं गया, बिंदी लग गई, ठीक है? तो मतलब कुछ पैसे और मान लो, तो 10 रुपए डेली के हो गए, ठीक है? ये ऐसे औसत निकालते हैं। समझ में आ गई बात आपके औसत वाली कहानी? औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये, ठीक है? अब इसी एक सूत्र से 3 सूत्र निकालते हैं। दूसरा सूत्र निकलेगा, ये जो संख्या है इसके नीचे 1 मान लो, तो ऐसे तिरछा गुणा करते हैं, वज्र गुणा बोलते हैं जिसको। तो जैसे अपने कहते हैं 8 1 का 8, तो योग 1 का योग, ठीक है? अब इसको आपस में गुणा कर दो, औसत गुणा में संख्या, औसत गुणा में संख्या, तो ये दूसरा सूत्र बन गया। अगर योग निकालना है तो जो औसत दे रखा है उसको संख्याओं से गुणा कर दो, तो योग आ जाएगा सारी संख्याओं का, ठीक है? अब तीसरा सूत्र, अगर संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे? संख्या निकालनी है तो ये जो गुणा में है ना, ये इधर आते ही भाग में हो जाती है। ये एक सूत्र है समीकरण का, समीकरण का सूत्र है। तो यहां संख्या निकालनी है ना, संख्या, तो ये क्या है? योग बटा औसत आ जाएगा, योग बटा औसत। ये आपके सामने 3 सूत्र बन गए इसी से। अब इनके आधार पर कुछ सवाल हल करेंगे औसत के, ठीक है?
तो पहले थोड़ा समीकरण का नाम आ गया था, तो मेरी एक आदत है कोई बीच में शब्द आ जाता है उसको क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, कोई बात नहीं। समीकरण में क्या है कि एक तो चर और अचर राशियां होती है। चर मतलब जिनका मान बदलता रहे, अचर मतलब जिनका मान बदले नहीं, यानी एक्स वाई पी इस तरह की जो राशियां हैं जिनका मान पता नहीं था उनको चर संख्याएं बोलते हैं। और 2 4 8 ये जो संख्याएं हैं उनको बोलते हैं अचर, क्योंकि उनका मान बदलता नहीं, और उनमें बराबर का निशान लगा करके समीकरण बनती है। ठीक है, समीकरण का क्या होता है, ये पक्ष और ये पक्ष बायां दायां दोनों पक्ष बराबर होते हैं, ये समीकरण का एक नियम है, दोनों पक्ष बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए क्या करते हैं कि इधर जो प्लस का निशान है वो इधर घट जाता है, माइनस में हो जाता है, यहाँ माइनस है तो वो प्लस में हो जाता है, गुणा है तो वो भाग में हो जाता है, भाग है तो गुणा में हो जाता है। जैसे यहां मैं करता हूं 2x प्लस में 5 बराबर 10, अब ये समीकरण बन गई। ठीक है, तो इसमें अगर मैं लिखता हूं 2x बराबर इधर 10 है और ये इधर लाना चाहो तो प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, यूं हल होता है। ठीक है, तो ये क्या आ गया 2x बराबर 5, 10 में से 5 गया 5। अब x का मान ज्ञात करना है तो ये गुणा में है तो इधर भाग में हो जाएगा, तो x बराबर 5 भाग में 2, इस तरह से भाग का गुणा में, गुणा का भाग में, प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, ये हो जाता है समीकरण का। तो उस हिसाब से हमने ये किया था। ठीक है, अब इस पर आधारित सवाल करते हैं। अब ये पहला प्रश्न है, दी गई संख्याओं का औसत बताइए। तो ये संख्याएं दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको आप एक बार यूं मान लो कि वो क्या पूछ रहा है, औसत बताइए। तो वो पूछ क्या रहा है, वो ये पूछ रहा है मान लो किसी दिन 5 रुपए मिल गए, किसी दिन दूसरे दिन 3 रुपए मिल गए, तीसरे दिन 7 मिल गए, अगले दिन 2 रुपए मिले, अगले दिन 8 मिल गए, किसी दिन 9 रुपए मिल गए, उसी अगले दिन 1 रुपया मिला। तो अलग अलग बताने में टाइम लगेगा, उस दिन इतने, उस दिन इतने, उस दिन इतने, इतना टाइम भी नहीं होता। तो वो पूछना चाहते हैं कि औसत में बता दे, मोटे तौर पर भी डेली कितना मिलता है। ठीक है, तो फिर डेली का निकालेंगे तो इनको सबको योग कर दो और इन संख्याओं का भाग दे दो, औसत निकल जाएगा। तो ये क्या हो गया, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 2 17, 17 और 8 25, 25 और ये 10 हो गए 35, तो ये आ गए 35, योग आ गया इनका। ठीक है, अब औसत करेंगे तो योग बटा संख्या, अब संख्या कितनी थी 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना आ गया 7 5 35, यानी आप एक बार में बता सकते हैं कि 5 रुपए डेली मिलते हैं। ठीक है ना, अब आपको सर डेली 5 का, एक दिन तो 1 मिला था, तो 1 मिला था तो किसी दिन 8 भी तो मिला था, 9 भी तो मिला था ना, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि रोज का 5 रुपया तो 35 ही होगा। रोज का 5 मिलता है तो 7 दिनों में कितने मिलेगा 35, और ये भी 35 ही हो रहे हैं। तो यूं औसत में मतलब बार बार अलग अलग ना बताना पड़े, बीच की संख्या निकाल लेते हैं, उसको बोलते हैं माध्य भी कह सकते हैं, इसको बीच की संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, समझ यही बात है। अब थोड़े जटिल सवाल करते हैं। अब ये है कि 11 संख्याओं का योग 132 है तो उनका मध्य मान बताइए। तो वो तो अलग अलग लिख के दी थी पहले वाले में, तो इसमें सीधा ही बता दिया कि 11 संख्याएं हैं और उनका योग इतना है, तो मध्य मान यानी औसत ही बताना है। तो भाग दे दो, योग बटा संख्या, तो 132 बटा 11, तो भाग देने से कितना आएगा, सीधा ही दे दो, 11 1 का 11, 12 13 2 बचेंगे ना, फिर 2 आगे 22 हो गए ना, तो 11 2 22, तो 12। ठीक है, इस तरह से औसत निकल गया। अब इस सवाल को देखो, किसी परीक्षार्थी ने हिंदी गणित अंग्रेजी विज्ञान और सामाजिक इन विषयों में 65 अंक औसत प्राप्त कर लिए, औसत प्राप्त किए। यदि विज्ञान को छोड़कर अन्य सभी विषयों के प्राप्तांकों का योग 270 हो तो विज्ञान में प्राप्तांक कितने, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दे प्रश्न पर, कोई विद्यार्थी है उसने हिंदी में, गणित में, अंग्रेजी में, विज्ञान में, सामाजिक में, इन 5 विषयों में औसत अंक 65 प्राप्त किए। औसत अंक का मतलब है कि हिंदी में भी 65, गणित में भी 65, अंग्रेजी में भी 65, विज्ञान में भी 65, सामाजिक में भी 65, ऐसे प्राप्त किए। 5 में 65 65 65। ठीक है, ये औसत इसलिए कह दिया, मान लो इसमें 70 थे तो इसमें 60 आए होंगे। अगर इसमें 70 आए हैं और इसमें 60 आए होंगे तो 70 और 60 का बीच का करके देखना, दोनों का भाग दे के 2 से, 2 है ना 2, तो 2 से भाग दे दो, तो कितने हो गए 130 बटा 2, तो 65 तो आ गए ना।
मतलब इसमें 5 फालतू लाए 65 से 5 फालतू लाए तो इसमें 5 कम भी तो आए ना, तो औसत निकाल लिया बीच का, तो बीच का क्या 65, तो किसी में 17 आए हैं, किसी में 60 आए हैं, किसी में मान लो 63 आए हैं, तो किसी में 67 आए होंगे। तो यूं करके तो इसने एक संख्या बता दी कि 65 आए, मान लो सभी में 65 65 65, किसी में 66 है तो किसी में 64 आए होंगे, तो बात बीच की ले ली इसने, 65 65 बता दिया। यहां तक प्रश्न समझ में आया। अब आगे देखो, यदि विज्ञान को छोड़कर अन्य विषयों का जो प्राप्तांक है उनका योग 270 है, विज्ञान को छोड़ दो, एक इसको छोड़ दो, तो इसका 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 इन चारों का जो योग है वो कितना है वो देखना है, वो 270 है, ठीक है। पर एक बार अपने सारों का ही योग निकाल लेते हैं, सभी का, पांचों का। इसने तो 4 का दिया है, विज्ञान को छोड़कर 4 का, अपने पांचों का ही निकाल लेते हैं। तो पांचों का योग कितना हो जाएगा, 65 एक का है ना, इसका 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 65 है ना प्रत्येक का, तो 5 का कितना हो, 65 इसमें 65 से 5 हो गया नहीं है, तो योग हो गया पांचों का। योग का मैंने सूत्र क्या बताया, औसत गुणा में संख्या, तो औसत इसने 65 दे रखी है और संख्या 5 है ही, 5 विषय है, ठीक है। तो फिर ये कितने बन गए, 5 5 25, 2 हंसल 5 का 30 2 32, 325, यानी पांचों विषयों का जो योग है जोड़े, ठीक है, वो क्या आ गया 325 आ गया। अब चारों का योग बताओ विज्ञान को छोड़कर, चारों का इसने दे रखा है 270, चारों का, ठीक है ना, 270 दे रखा है। तो अब इसमें से घटाएंगे तो किसका निकलेगा, विज्ञान का ही आएगा ना। ये बात समझ आई, दोबारा समझो, इसमें 65 इसमें 65 इसमें 65, पांचों में 65 65 आए तो कुल कितने हो गए, 325 हो गए कुल योग, ठीक है, 5 विषयों के। और ये कितनों का दे रखा है, 4 का दे रखा है, 4 का, विज्ञान को छोड़कर ये 4 का है, ये 5 का है, ये 4 का है, तो ये ज्यादा कैसे है, इसमें विज्ञान शामिल है ना, इसमें विज्ञान शामिल नहीं है, तो इसमें से घटाएंगे तो विज्ञान का ही आएगा ना। अब घटा के देख लो, ये 5 में से 0 तो 5, यहाँ 2 में से 7 जाते नहीं 12, तो 12 में से 7 गए 5, यहाँ 2 में से 2 0, 55, विज्ञान में 55 आए हैं। ये सवाल है, इस तरह के कंपटीशन में भी आते हैं। एक और देखें, अब ये सवाल देखो, 3 संख्याओं का औसत 12 है, यदि उनमें से 2 संख्याएं 13 और 15 है तो बताओ तीसरी संख्या क्या होगी। पहले प्रश्न को दिमाग में बिठाओ, ये क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का औसत 12 है, मान लो ये कोई संख्या है, ये कोई संख्या है, ये कोई संख्या है, इनका औसत, औसत क्या होता है, तीनों को जोड़कर 3 का भाग देना, ठीक है, समझाई। औसत क्या होता है, योग बटा संख्या, तो योग इनका जोड़ दिया, 1 2 3 संख्या इनको जोड़ दिया और 3 का भाग दे दिया, 3 है ये, 1 2 3। अब ये कह रहा है कि जो 2 संख्या है उनमें से 2 वो 13 और 15 है, ये 13 कह रहा है वो, ठीक है, और ये कह रहा है 15, ठीक है। तो तीसरी बताओ क्या है, ये बतानी है, इसको एक बार आप P मान लो, तो ये P बतानी है, ठीक है। अब तीनों का औसत जो है ना वो इसने दे रखा है, 3 संख्या औसत 12 है, ये कितना दे रखा है 12, 2 संख्या 13 और 15, तो ये ज्ञात करनी है, ये प्रश्न है, समझ आई बात। अब इसको हल करते हैं, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 मान लेते हैं ना, अभी बताया था मैंने, ठीक है। तो अब यहां देखो 13 और 15 28, प्लस में P, और ये 1 से गुणा करते हैं ना पूरी ऊपर वाली संख्या को इससे, तो वही आती है ना सेम। अब ये बराबर का निशान लगा करके इसको आपस में और गुणा कर लो, तिरछा वज्र गुणा बोलते हैं उसको, तो 12 तिया 36, ये एक समीकरण बन गई। अब समीकरण हल करना आसान होता है, ये P का मान निकालना है ना, तो ये वाली संख्या इधर ले चलो, बराबर के इधर ले चलो 36 की तरफ, तो ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, तो P का मान कितना आ गया, 36 में से 28 निकाल दो, 8 आ गया ना, तो ये संख्या 8 है, दे उत्तर आएगा इसका। एक तरीका और भी है, वो तरीका क्या है, 3 संख्याएं हैं उनका औसत 12 दे रखा है, 3 संख्याओं का औसत 12 दे रखा है, तो तीनों संख्याओं का कुल बता दो, तो 3 गुणा में 12, तो 12 तिया 36, ठीक है, तीनों का। अब ये 2 संख्याएं हैं 13 और 15, 2 संख्याएं, तो इनका कुल कितना हो गया, कुल इनका 28 हो गया, समझाई बात है। तो 2 का कुल कितना हो गया 28, ये निकाल दो, तीसरी का अपने आप ही बच जाएगा, ये 3 का योग है, ये 2 का योग है, तो बची हुई तीसरी का बच जाएगा यहाँ, तो 8 आ गया,
सीधा ही है। समझ में आ रही क्या? अब ये एक और सवाल देखें, प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के सवाल आते हैं, ठीक है, तो ध्यान से सुने। 7 वर्ष पूर्व शादी के समय पति व पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। मान लो पति 27 का होगा तो पत्नी 23 की होगी, ठीक है, लेकिन वो दोनों का एक ही मान लेता है कि जैसे मान लो 25-25 ही मान लो आप, ठीक है ना। तो औसत आयु बता दी 25 वर्ष थी दोनों की, ठीक है। 25 इसकी मान लेते हैं, 25 इसकी मान लेते हैं। अगर इसकी 26 होगी तो इसकी 24 होगी, तभी तो औसत 25 निकला ना। औसत का मतलब दोनों का भाग देके दोनों का योग करके 2 का भाग देते तो वो औसत निकल जाता ना। तो वो कह रहा है कि दोनों की जो औसत आयु है वो 25 वर्ष थी। कह रहा है कि ये तो 7 साल पहले। अब कह रहा है अब जो पति पत्नी और बच्चे की जो औसत आयु, अब बच्चा साथ में है तो तीनों की औसत आयु 22 वर्ष है, तीनों की औसत आयु। अब तो मान लो पहले 7 साल पहले पति और पत्नी की औसत आयु, तो दोनों की कुल आयु क्या थी पहले, दोनों की कुल आयु, ठीक है, 7 वर्ष पहले कुल आयु, तो 2 से गुणा कर दो ना 25 को, ठीक है ना, 2 से गुणा कर दो, क्या होता है योग, कुल योग औसत गुना संख्या आ गई ना, तो ये कितना हो गया 50 वर्ष, कुल आयु दोनों की मिलाकर 50 हो गई ना। अब वो कह रहे 7 साल बाद, तो 7 साल बाद ये 7 साल और जुड़ेगी ना इसमें, 25 प्लस में 7 साल बाद ये भी तो 7 साल बड़ा होगा, और 25 प्लस में 7 पति भी तो 5 साल बड़ा 7 साल बड़ा होगा ना। तो प्लस में बच्चे की और जोड़ लो, बच्चे की जोड़ लो पी मान लो। अब ये कह रहा है वो 22 वर्ष है। अब का मतलब हो गया 7 साल बाद, तो जो पत्नी है वो भी तो 7 साल बड़ी होगी ना, वो तो 7 साल पहले की बात थी। तो 7 साल बाद ये 25 की बजाय कितनी की हो जाएगी 32 की, है ना, 32 साल की हो जाएगी ना। और ये पति भी तो 25 में 7 साल बाद की बात है, तो ये भी तो 32 का होगा ना। तो 32 साल का ये हो गया, 32 का ये हो गया, और बच्चे को मान लो पी, तो ये तीनों को जोड़ दो और 3 का भाग दे दो, ठीक है, तीनों को जोड़कर 3 का भाग देंगे तो ये कितना बताया है उसने 22। तीनों का योग बटा संख्या औसत निकलता है ना, ये औसत इसने 22 बता रखा है। समझ आई बात है? तो अब यहां निकाल लो 32 और 32 64, 64 प्लस में पी, ये नीचे 3 है ना, बराबर 22। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 मान लो। अब इस पूरी संख्या को 1 से गुणा कर दो, 22 को 3 से गुणा कर दो, वज्र गुणा कर दो। तो यहां 64 प्लस में पी को 1 से करेंगे तो 1 से कोई संख्या गुणा करो वही सेम आती है ना। जैसे 7 एकम 7, 12 एकम 12, 25 एकम 25, तो 64 प्लस में पी एकम 64 प्लस में पी, तो ये क्या आ गया 64 प्लस में पी बराबर, अब इसको इससे गुणा कर दो, 22 66, ठीक है। अब हमें तो सिर्फ पी चाहिए ना, उसकी बच्चे की आयु बताओ, तो पी चाहिए ना, ये पी बच्चे की आयु मानी हुई है ना, तो पी को इधर रख लो और ये 64 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, प्लस क्या ना ये, तो 66 माइनस में 64, तो कितने बच गए 2 ही तो बच गए ना। तो ये आपका ए उत्तर है, ठीक है, समझ में आई। अब ये एक और सवाल देखें, परीक्षा की दृष्टि से, कंपटीशनों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार आता है ये, ठीक है। तो देखें वो कह रहे हैं 20 परीक्षणों का माध्य 65 पाया गया। कोई 20 परीक्षण किए हुए थे, अलग अलग उनका मान आया हुआ था, लेकिन सबका अलग अलग क्या बताएं, एक औसत निकाल कर बता देते हैं कि प्रत्येक का 65 पाया गया। कितने परीक्षण किए गए 20, ठीक है। किसी का 64 होगा, किसी का 66 होगा, किसी का 63 होगा, किसी का 67 होगा, किसी का 60 होगा, किसी का 70 होगा, किसी का
65 होगा, किसी का 64 होगा, किसी का 66 होगा, तो कुल मिलाकर एक का 65 ही मान लेते हैं, यूं कह रहा है ये। 20 परीक्षण हुए थे तो उनका माध्य उसने 65 मान लिया, ठीक है। अब आगे सुनो ये प्रश्न क्या कह रहे हैं। 20 प्रेक्षणों का माध्य 65 पाया गया, किंतु बाद में पता चला, बाद में पाया गया कि 69 की जगह 96 पढ़ लिया गया था, तो फिर वो प्रेक्षणों का जो माध्य वो तो गलत हो गया ना। अब वो कह रहा है अब आप बताओ कि 20 प्रेक्षणों का सही माध्य क्या था। ये जो माध्य है ना 65, ये भूल से 65 आ गया, किस कारण से आ गया कि कोई संख्या 69 थी वास्तविक और उसकी जगह किसी ने 96 पढ़ लिया, तो 96 मान करके फिर माध्य निकाल लिया, तो ये गड़बड़ हो गई। अब सही माध्य निकालना है, कौन सा है वो पता करना है, तो अपने को तो वास्तव में यही संख्या रखनी है ना। इसकी जगह 96 मान लिया था, 96 नहीं थी वो 69 था, ठीक है। अब देखो इसको कैसे हल करते हैं। तो 20 जो परीक्षण है उनका औसत जो माध्य है वो 65 है, तो 20 का कुल कितना हो जाएगा, 20 परीक्षणों का, 20 परीक्षणों का योग कर लेते हैं। तो योग में क्या होता है, औसत और गुणा में संख्या, ठीक है ना। तो औसत क्या था 65, माध्य कह दो या औसत कह दो, ठीक है। 65 गुणा में 20, तो ये कितना आ गया 1300, ठीक है। गुणा कर लो, 5 दूनी 10, एक तो 0 लगेगी और 6 दूनी 12 और 1 13, 1300 ये कुल आ गया योग 20 परीक्षणों का, ठीक है। अब परीक्षण थोड़ा गड़बड़ क्या हुई थी, 69 की जगह 96 लिखा गया था, तो कितना ज्यादा लिखा गया 27, ठीक है। मतलब 96 69 इनको घटा के देख लो, 27 ज्यादा लिखा गया, तो ये जो परीक्षण है ये 27 ज्यादा है इसमें माने हुए। अब 27 कम करो इसमें से, फिर वो वास्तविक संख्या आएगी जो थी वो, तो 1300 में से 27 कम कर लो, तो कितने आ गए ये 1273 आएंगे, शायद घटाकर देख लेना 1273, ठीक है ना। ये था, तो ये योग आ गया ना। अब वास्तविक योग आया, अब ये जो बढ़ा हुआ था ना, बढ़ा हुआ माना था, बढ़ा हुआ, वो बढ़ा हुआ हमने कम कर लिया, तो ये योग वास्तविक आया। अब वास्तविक है, अब वास्तविक जो है वो औसत निकालो, ये तो वास्तविक योग आ गया, अब वास्तविक औसत निकालो। वो कह रहा है वास्तविक औसत सही माध्य क्या था, तो 1273 में वापस 20 का भाग दे दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये कितना आएगा, भाग यहां दे के देख लो, तो 1273 में 20 का भाग दो, तो 20 पंजा 100, 20 छिक्का 120, बच गया 7, 3 उतार लो, तो 20 तिया 60, 20 चौका 80, तो ज्यादा जाएगा 20 तिया 60, है ना। यहीं से आइडिया लग गया आपको। 63 ये 12 ये 65 ये 69, तो 63 आ रहा है ना, यही हो जाएगा, ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं होती कंपटीशनों में, ठीक है। और आगे निकालो तो निकाल लो, ये 3 बच गए, यहाँ 1 13 बच गई, पॉइंट लगाओ, आगे 0 लगा दो, तो ये कितना आ जाएगा, फिर भाग जाएगा 6 पर, तो 20 छिक्का 120, कितने बच गए 10 बच गए, फिर पॉइंट तो लगा हुआ ही है, 1 0 और उतार लो, 100 हो गए ना, तो 20 पंजा 100, तो ये आ गया 63.65, ये उत्तर सी है। समझ में आया क्या। सारांश हिंदी क्लासेज बिना परिभाषा रटे सरल उदाहरणों से हिंदी व्याकरण समझने के लिए, शुद्ध हिंदी लिखना सीखने के लिए हिंदी प्रेमी व विद्यार्थी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जय हिंद।